नमस्कार, स्वागत है आपका मानव विज्ञान के क्लास में। और आज हम लोग शारीरिक मानव विज्ञान यानी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे वैश्विक प्रजाति वर्गीकरण, यानी विश्व के जो मानव जनसंख्या है उसका प्रजाति वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और विभिन्न प्रकार के प्रजातियों में शारीरिक रंग रूप से लेकर उसके आकार, प्रकार और बनावट में किस प्रकार का अंतर है। ऐसे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को अगर हम पूरा कवर कर लेते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, या फिर इससे कुछ ऐसे फैक्ट फाइंड होंगे, ऐसे कुछ आपका कंसेप्ट बनेंगे कि आप जो है किसी भी प्रश्न को, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के प्रश्न को लिखेंगे तो यहां पर ये एक सप्लीमेंट्री या फिर इंग्रेडिएंट्स क्वेश्चन के रूप में काम आएंगे, जो किसी भी प्रश्न को लिखने में आपको सहायता तो करेगा ही करेगा, साथ ही आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में खास करके प्रजाति वर्गीकरण जो किया गया है उसमें जो कंसेप्ट बिल्डिंग होगा तो बहुत अधिक याद रखने की जरूरत नहीं है। उस कंसेप्ट के आधार पर आप प्रश्नों को लिख पाएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्विक प्रजातीय वर्गीकरण, वर्ल्ड वाइड रेशियल क्लासिफिकेशन, यानी विश्व के मानव जनसंख्या का प्रजाति वर्गीकरण। ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है और आज इसको हम भली भांति प्रकार से समझ लेंगे। वास्तव में विश्व की जो जनसंख्या है, जो मानव है, तो उसके क्षेत्र के हिसाब से, भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से, शारीरिक रंग रूप, उसके बनावट में, यानी एक तरह से मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अंतर देखने को मिलता है। और इसी अंतर के आधार पर मानव विज्ञानियों ने विश्व के मानव को कई प्रजाति तथा उप प्रजाति में बांटा। पहले प्रजाति में बांटा और एक प्रजाति को कई उप प्रजातियों में बांट दिया गया। तो हम लोग मुख्य रूप से यहां हम समझेंगे कि अधिकांश जो मानव शास्त्री है, अधिकांश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो इस बात पर सहमत है कि संपूर्ण मानव जनसंख्या को तीन मुख्य प्रजातियों में बांटा जा सकता है। उनमें पहला है कॉकेसाइड, दूसरा मंगोलॉइड और तीसरा निग्रोइड। तो इसी पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा। परंतु कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने प्रारंभिक दौर में जो बांटने का कोशिश किया प्रजातियों को अलग अलग समूह में, तो उसको भी एक नजर हम देखेंगे ताकि हमारी अवधारणा जो है वो पूरी मजबूत हो जाए। और अंत में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न प्रजातियों के बीच क्या क्या अंतर है, उसके शारीरिक बनावट में किस प्रकार का अंतर है। तो आइए हम प्रजाति वर्गीकरण, जो विश्व की जनसंख्या का प्रजाति वर्गीकरण किया गया है, उसको हम देखते हैं। प्रजाति वर्गीकरण की अगर इनिशियल स्टेज को हम देखें तो प्रारंभिक प्रयास में हम ओटेन वर्ग का नाम ले सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले मानव जनसंख्या को अलग अलग समूह में रखा था। उसके बाद क्रोवर का नाम आता है, फिर बिल्स एवं हाइजर का नाम आता है, और हट्टन ने संपूर्ण मानव जनसंख्या का काफी विस्तृत विभाजन किया जो उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे ओस्ले मोंटेग्यू का। इन्होंने सर्वप्रथम मानव की जो जनसंख्या है, जो विश्व की जनसंख्या है, उसको तीन भाग में बांटा, जिसे कि 1951 में यूएनओ ने भी मान्यता दिया कि हाँ ये सही है। तो ये तीन वर्ग जो है, जो तीन भाग बांटा गया है, यानी मुख्य रूप से संपूर्ण विश्व को इन्होंने तीन मुख्य प्रजातियों के रूप में बांटा। तो पहला देखिए, ये काकेशियाई है, इसको इंग्लिश में हम कॉकेसाइड बोल सकते हैं, कॉकेसाइड। और दूसरा है मंगोलाव, इंग्लिश में इसे हम मंगोलॉइड बोल सकते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका निग्रोकल्प, जिसे कि हम निग्रोइड बोल सकते हैं। यानी संपूर्ण मानव की जनसंख्या को, विश्व मानव जनसंख्या को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, तीन मुख्य प्रजाति में बांट सकते हैं। और उसका आधार कहीं ना कहीं शारीरिक रंग रूप और बनावट है। जैसे काकेशियाई जो है वो गोरा होता है, मंगोलाव जो है वो पीला होता है, और निग्रोकल्प जो है वो काला होता है। इसी आधार पर जो रेशियल क्लासिफिकेशन है वो किया गया है। अब आइए हम कुछ देखते हैं। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम क्रोवर के वर्गीकरण को देखते हैं। तो क्रोवर साहब ने क्या वर्गीकरण किया, तो उसको सबसे पहले आइए देखें। तो क्रोवर का जो वर्गीकरण था, तो क्रोवर ने कहा कि भाई हम
पूरे जो मानव जनसंख्या है उसको 3 भाग में इस तरह से बांटेंगे। पहले नंबर पर हम कॉकेसाइड को रखेंगे, ये कॉकेसाइड, और दूसरे नंबर पर मंगोलाव को रखेंगे, और तीसरे नंबर पर अगर देखें तो निग्रोइड को रखेंगे। ठीक है, अब सबको हम बारी बारी से देखते हैं कि इसके कई उप प्रजातियों में भी इसे बांटने का प्रयास किया गया। तो आप अगर कॉकेसाइड को देखें तो इसे नार्डिक, फिर अल्पाइन, भूमध्य सागरी और हिंदू, यानी 4 भाग में इन्होंने क्रोबर ने कॉकेसाइड को बांटा। अगर मंगोलाइड को देखें तो मंगोलाइड को मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकी इंडियन के रूप में 3 भाग में से मंगोलाइड को बांटा। और फिर अगर हम निग्रोइड को देखें तो निग्रोइड को इन्होंने 4 भाग में बांटा, निग्रो, मेलेनेशियाई, बुशमैन, पिग्मी। परंतु ये जो क्रोबर का जो वर्गीकरण था, इस वर्गीकरण में बहुत अधिक जो है आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया गया था और मोटे तौर पर इसको विभाजित कर दिया गया था। इसलिए बाद में मानव विज्ञानियों ने इसकी आलोचना किया और एक नए सिरे से इसकी वर्गीकरण, जो मानव जनसंख्या है उसकी वर्गीकरण का जरूरत पड़ा। और इस कड़ी में आगे कई सारे मानव वैज्ञानिकों ने काम किया, जिसमें हट्टन और मोंटेग्यू का नाम आता है। तो सबसे पहले आइए हम हट्टन के वर्गीकरण को देखें। अगर हम हट्टन के वर्गीकरण को देखें तो हट्टन ने संपूर्ण विश्व की मानव जनसंख्या को 4 भागों में बांटा है। हट्टन ने संपूर्ण विश्व के मानव जनसंख्या को कुल 4 भागों में बांटा है। ये हट्टन का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने रखा, सबसे पहले नंबर पर इन्होंने काकेसियाई को रखा, यानी कॉकेसाइड, और दूसरे नंबर पर इन्होंने मंगोलाव को रखा, यानी मंगोलाइड। तीसरे नंबर पर देखिए निग्रोकल्प को रखा। तो ये तो 3 प्रजातियां हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन चौथे नंबर पर इन्होंने कुछ मिक्स्ड प्रजातियों को भी रख दिया, यानी 4 भाग में। पहला नंबर पर काकेसियाई, दूसरा नंबर पर मंगोलाव, तीसरा नंबर पर निग्रोकल्प और चौथा नंबर पर मिश्रित प्रजाति। अब सबसे पहले हम काकेसियाई को देखते हैं। तो काकेसियाई को भी इन्होंने 2 भाग में बांटा। एक है प्राइमरी कॉकेसियाई, यानी प्रथम कॉकेसियाई, और दूसरा है मिश्रित कॉकेसियाइड। अगर प्राइमरी कॉकेसियाइड की बात करें तो इसके जो प्रतिनिधि हैं तो वो है भूमध्य सागरी, इसको आप देख सकते हैं, ये भूमध्य सागरी है। फिर आइनू जनजाति है, फिर केल्टिक नॉर्डिक है, और फिर अल्पाइन पूर्वी, बाल्टिक। ठीक है, ये इसके 4-5 जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ दिखाया गया है। और मिश्रित कॉकेसियाइड की बात करें तो इसके अंतर्गत आर्मेरियाई आते हैं और डिनारिक आते हैं। ये काकेसियाइड को 2 भाग में बांटकर हट्टन ने इस तरह से वर्गीकरण किया। अगर मंगोलाइड की बात करें तो मंगोलाइड को भी हट्टन ने 2 भाग में बांटा। एक तो क्लासिक मंगोलाइड, यानी प्राचीन मंगोलाइड, और दूसरा जो है नॉर्दर्न मंगोलाइड, यानी उत्तरी मंगोलाइड। तो मंगोलाइड को 2 भाग में बांटा। और निग्रोकल्प को देखिए तो निग्रोकल्प को 3 भाग में इन्होंने बांटा। पहला है अफ्रीकी निग्रो, और दूसरा नाइलोटिक निग्रो, और तीसरा है निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आप देख चुके हैं। और यह है मिश्रित। तो अगर मिश्रित की बात करें तो यहां पर इसको 3 भाग में हट्टन ने बांटा। जितने भी प्रजातियां मिक्स्ड हो गई है तो मिक्स्ड को 3 भाग में हट्टन ने बांटा। पहला है कि श्वेत प्रधानता, जिसमें जो है मेजोरिटी जो है वो व्हाइटनेस की है, तो उसको 1 भाग में रखा। दूसरा है जिसमें मेजोरिटी मंगोल की है, यानी त्वचा उसका पीलापन है, उसको एक तरफ रखा। और तीसरा जो है निग्रोइड मेजोरिटी वाले, यानी निग्रोइड प्रधानता वाले, तीसरी तरफ रखा। तो ये 3 भाग में बांटा। तो पहला जो श्वेत प्रधानता का देखिए तो इसके जो प्रतिनिधि हैं तो वो है ऑस्ट्रेलियाई, दूसरा प्रतिनिधि इंडो द्रविडियन, जो भारत के साउथ में द्रविड़ लोग हैं, और तीसरा जो है वो पॉलिनेशियाई। इसी प्रकार अगर मंगोल प्रधानता वाले जो ग्रुप हैं उसमें देखें तो पहले नंबर पर अमेरिकी इंडियन आते हैं और दूसरे नंबर पर इंडोनेशियन मंगोलाइड। और अगर हम निग्रोइड प्रधानता की बात करें तो यहां पर देखिए एक मेलेनेशियन है और दूसरा बुशमैन जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली जनजाति है। तो ये बुशमैन और मेलेनेशियन जो कि नाटा कद के होते हैं, तो इसको जो है इन्होंने तीसरी तरफ रखा। तो ये हट्टन का वर्गीकरण इस प्रकार से था। अभी हम लोग देखेंगे कि ओस्ले मोंटेग्यू ने जो मानव जनसंख्या को काफी वैज्ञानिक ढंग से जो विभाजित करने का प्रयास किया, उसे यूएनओ ने भी मान्यता प्रदान किया। और यूएनओ द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के आधार पर
हम अगर मॉन्टेग्यू के वर्गीकरण को देखें तो संपूर्ण 3 प्रकार के जो मानव समूह है, जो मानव प्रजाति है, उसके लक्षण और शारीरिक रंग रूप तथा बनावट की अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। और इस संबंध में बीपीएससी यूपीएससी में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो 3 प्रकार के जो प्रजातियां हैं, उन तीनों के शारीरिक रंग रूप में जो अंतर है, जो उसकी बनावट में अंतर है, यानी जो उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो अंतर है, उसके आधार पर हम तीनों प्रजातियों को अलग अलग उसके शारीरिक लक्षणों का वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं। एक तरफ हम रख लेते हैं लक्षण, ये लक्षण है, और इधर 3 कॉलम में जो तीनों मुख्य प्रजातियां हैं, जैसे कॉकेसाइट या कॉकेशियाई, मंगोलाव या मंगोलाइट, और निग्रोकल्प या निग्रोइट, ये तीनों को हम 3 कॉलम में रख लेते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हम लक्षण को देखेंगे। तो लक्षण, अगर त्वचा का रंग को ले लें, आइए त्वचा का रंग, तो त्वचा के रंग को अगर ले लें तो ये क्या है, अगर काकेशियाई को देखें तो इसका त्वचा का रंग लालिमा लिए हुए पीलापन, लालिमा लिए हुए पीलापन और श्वेत से जैतूनी भूरा, यानी इसके त्वचा में लिकोडर्म पिगमेंट होता है और इस कारण से इसका त्वचा लालिमा लिए हुए पीलापन या श्वेत से जैतूनी भूरा होता है काकेशियाई। क्योंकि इसमें भी काफी फिर डिवीजन है, और इस व्यापक डिवीजन को, जिसमें कि सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के विचारों को रखते हुए कुल मिला के जो किया गया, उसको एक अलग क्लास के रूप में हम देखेंगे। अभी उसकी जरूरत नहीं है, परंतु एंथ्रोपोलॉजी अगर समझना है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर समझना है तो उसको हम अलग क्लास में देखेंगे। लेकिन पहले इसको देखिए कि काकेसाइट का रंग ऐसा होता है, त्वचा का रंग। अगर मंगोलाइट की बात करें, अगर मंगोलाइट की बात करें तो मंगोलाइट की त्वचा का रंग केसरिया से पीलापन लिए हुए भूरा तथा लालिमा लिए हुए भूरा, यानी इसके जो त्वचा है, इसके त्वचा में जेंथोडर्म पिगमेंट पाया जाता है, इस कारण से ऐसा रंग होता है। अगर निग्रोकल्प की बात करें, जिसका त्वचा का रंग भूरा तथा भूरापन लिए हुए काला, ये मेलिनोडर्म पिगमेंट के कारण होता है। तो तीनों प्रजाति का आप देख लीजिए, काकेशियाई, मंगोलाव और निग्रोकल्प का जो त्वचा का रंग है वो इस प्रकार से होता है। इसको मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आप आसानी से समझ सके और क्लास जल्दी समाप्त हो जाए। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसको एक बार आप फॉलो कर लेंगे और इसके व्याप में जो हम नोट्स उपलब्ध कराएंगे, पीडीएफ नोट्स, तो उसको देख लेने के बाद आपका तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं, एक बार देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अब दूसरा जो पैरामीटर्स है वो बाल के प्रकार को देख लेते हैं। तो बाल के प्रकार, अगर काकेशियाई की बात करें तो काकेशियाई का बाल जो है लहरदार होता है या तरंगी कह सकते हैं, और इसको एंथ्रोपोलॉजिकल भाषा में हम सीमोट्रिकी कहते हैं, यानी इसका बाल जो है इस तरह से लहरदार होता है, लहरदार, ठीक है, लहरदार बाल होता है, ठीक है। अगर मंगोलाइट की बाल की बात करें, इसका बाल सीधा होता है, खड़ा होता है, जिसको कि हम एंथ्रोपोलॉजिकल भाषा में लियोट्रिकी कह सकते हैं। लियोट्रिकी यानी इसको, यानी एकदम बाल जो है खड़ा खड़ा होता है, ऐसे खड़ा खड़ा मान सकते हैं। और अगर निग्रोकल्प की बाल की बात करें तो इसका बाल जो है उर्मिल होता है, यानी ऊन के जैसा होता है, इसको उलोट्रिकी कह सकते हैं, यानी इस तरह से उर्मिल के जैसा होता है। सर पे बाल जो है एकदम गांठ रहेगा, ब्रश के जैसा, ठीक है, ये उर्मिल बाल होता है। तो ये 3 प्रकार का बाल आप देख लिए, काकेशियाई, मंगोलाव और निग्रोकल्प का। और अगर अब जो है सिर का आकार की बात करें, सर हेड के आकार की बात करें तो काकेशियाई का सिर लंबा होता है, जिसे हम दीर्घ कपाली कहते हैं। इसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल भाषा में दीर्घ कपाली कह सकते हैं। फिर उसी प्रकार मंगोलाव की बात करें, जिसका सिर मध्यम होता है, जिसे हम मध्य कपाली कह सकते हैं। और निग्रोकल्प की बात करें तो इसका सिर चौड़ा होता है, जिसे हम पृथ्वी कपाली कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया, सिर का आकार काकेशियाई का लंबा, मंगोलाव का मध्यम और निग्रोकल्प का चौड़ा। अब नेक्स्ट पैरामीटर पर आते हैं, नाक का आकार। तो नाक का आकार क्या है, नाक के आकार को आप देखिए, नाक का आकार कैसा है। तो अगर काकेशियाई की बात करें तो इसकी नाक लंबी तथा ऊंची होती है, ठीक है।
लंबी और ऊंची नाक काकेशियाई की होती है, जबकि मंगोलाब का जो है वो मध्यम नाक होता है, यानी लंबा और ऊंचा नहीं, थोड़ा चपटा होता है, लेकिन जो है ये काकेशियाई का नाक जो है मध्यम होता है। परंतु अगर निग्रोकल्प की बात करें, निग्रोकल्प की नाक जो है बेहद जो है चौड़ी होती है, यानी चौड़ी, यानी ये हो गया ऊंची, ये चपटी और ये चौड़ी। तो ये तीन प्रकार के तीनों प्रजाति का नाक अब देख लीजिए। फिर आइए मुखमंडल की बात करते हैं, यानी आनंद, जो चेहरा, हमारा जो चेहरा है। तो मुखमंडल की बात करें तो मुखमंडल में आप क्या देख रहे हैं कि काकेशियाई, ये वाला लाइन काकेशियाई का था, बार बार नहीं लिखेंगे, ये काकेशियाई का देख लीजिए। तो ये संकीर्ण से मध्यम चौड़ा है। काकेशियाई का जो मुखमंडल यानी आनंद है, जो फेशियल है, वो संकीर्ण से मध्यम चौड़ा है। और वही मंगोलाइट का देख लीजिए, मध्यम से संकीर्ण चौड़ा है, ठीक है, यानी ये इसका जो चेहरा थोड़ा सा लंबा है, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से है, और इसका चेहरा इस तरह से है। जबकि अगर हम निग्रोइड की बात करें, निग्रोकल्प की बात करें, तो इसका मध्यम चौड़ा से अधिक चौड़ा, यानी इसका जो है चेहरा इस तरह से है, ठीक है। तो तीनों का चेहरा में इस तरह से अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर की ओर आए तो कद, यानी हाइट। तो हाइट जो है काकेशियाई का हाइट, काकेसाइड का हाइट जो है मध्यम से लंबा होता है, यानी जनरली ये लंबे होते हैं, कुछ कुछ लोग मध्यम भी होते हैं। परंतु अगर मंगोलाइट की बात करें तो ये नाटा कद के होते हैं, ये अधिक लंबा नहीं होते, बहुत शॉर्ट हाइट के होते हैं। और अगर निग्रोइड की बात करें तो ये भी नाटा ही होता है, लेकिन कुछ कुछ इसकी उप प्रजातियां मध्यम होता है और कुछ लंबा भी होता है, इसलिए इसको तीनों कैटेगरी में रखा गया है। फिर देखिए, अगर आंख का रंग की बात करें, आंख का रंग की अगर बात करें तो आंख का रंग यहां देखिए, काकेशियाई का जो है, काकेशियाई का आंख का रंग हल्के नीले रंग से गहरे भूरे रंग होते हैं, हल्के नीले रंग से गहरे भूरे रंग, हल्के नीले रंग से गहरे भूरे रंग। और अगर मंगोलाइट की बात करें तो मंगोलाइट का जो क्या होता है कि भूरे से काले रंग, भूरा से काला रंग। और अगर निग्रोइड की बात करें तो गहरे भूरे काले से भूरे रंग, यानी तीनों का आंख का रंग भी अलग अलग होता है। यानी काकेशियाइड का क्या होता है कि जनरली नीला और भूरा होता है, और मंगोलाइट की बात करें तो भूरा और काला होता है, और निग्रोइड की बात करें तो गहरा भूरा से गहरा काला भूरा होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पैरामीटर की ओर आइए, तो होंठ की बात करें, होंठ, लिप्स। तो लिप्स को देखिए, तो लिप्स में क्या है कि काकेशियाई का होंठ जो है वो पतला होता है, काफी पतला होता है, और वो सिमटा हुआ होता है, अंदर की ओर सिमटा हुआ, होंठ जो अंदर की ओर सिमटा होता है। परंतु अगर काकेसाइड की, मंगोलाइट की बात करें तो इसका जो है मध्यम मोटा होता है और बाहर निकला होता है। जनरली जो निचला होंठ होता है वो मोटा होता है और बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ठीक है। परंतु अगर हम निग्रोइड की बात करें तो इसका होंठ काफी मोटा होता है, अत्यधिक बाहर निकला होता है, यानी दोनों होंठ जो है अत्यधिक बाहर निकला होता है, होंठ काफी मोटा मोटा दिखता है। तो ये निग्रोइड का, यानी तीनों का जो होंठ में जो अंतर है उसको हमने दिखाया। अब नेक्स्ट पैरामीटर अगर जबड़ा को लें तो जबड़ा के संदर्भ में क्या है कि जबड़ा जो है यहां पर उद्गत हनुता अनुपस्थित है। काकेशियाई में जो ये वाला पोर्शन है ये कम उभरा होता है, ये वाला पोर्शन बहुत कम उभरा होता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है। परंतु अगर यहां पर देखें, मंगोलाइट को देखें, उद्गत हनुता मध्यम से नगण्य होता है, यानी थोड़ा बहुत निकला होता है या तो फिर नगण्य होता है। परंतु अगर यहां पर देखें निग्रोइड की बात करें तो उद्गत हनुता स्पष्ट रूप से उपस्थित होता है, यानी ये वाला पोर्शन जो थोड़ा बाहर निकला होता है, ये होंठ वाला, इसको थूथन बोलते हैं, तो ये बाहर निकला होता है। तो ये अंतर है। अब नेक्स्ट पैरामीटर की ओर चले तो अब जेनेटिक आधार ले लेते हैं। अभी तक तो हम शारीरिक रंग रूप देख रहे थे, अब थोड़ा जेनेटिक आधार को देख लेते हैं। तो जेनेटिक आधार में पहला जो आधार है वो है आपका रक्त समूह में एबीओ रक्त समूह, जिसे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। एबीओ यानी एबीओ के आधार पर, एंटीजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 भाग में इन्होंने बांटा था, ठीक है। तो उसके आधार पर देखिए
एबीओ रक्त समूह की अगर बात करें तो काकेसाइड यानी काकेसियाई में ए रक्त वर्ग की आवृत्ति अधिक होगी और बी का कम होगा। वही मंगोलाइड की अगर बात करें तो यहां पर ए, बी और ओ इसकी आवृत्ति एकदम समान होगा, यानी अंतर यहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है। फिर अगर निग्रोइड की बात करें तो यहां पर बी रक्त वर्ग की आवृत्ति अधिक होगी और ए की काफी कम होगी। ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। अब रक्त का एक और आधार होता है आरएच फैक्टर। आरएच रिसस नामक बंदर में जो आरएच फैक्टर की खोज किया गया था, इस आरएच फैक्टर के आधार पर पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाए गए थे। तो जैसा कि हम बायोलॉजिकल साइंस के माध्यम से जानते हैं कि अधिकांश जो मनुष्य होते हैं, यानी 97% मनुष्य में आरएच फैक्टर होता है और 3% में आरएच फैक्टर नहीं होता है। तो उस आधार पर अगर हम प्रजातियों में देखें तो यहां पर क्या है कि काकेसियाई में हम देख रहे हैं कि आरएच फैक्टर काफी अधिक है, यानी आरएच माइनस जो है वो काफी अधिक है, यानी निगेटिव की संख्या काफी अधिक है और पॉजिटिव जो है काफी कम है। वहीं अगर मंगोलाइड की बात करें तो आरएच प्लस की उच्च आवृत्ति है, यानी आरएच प्लस अधिक है। और वहीं अगर निग्रोइड की बात करें तो निग्रोइड में हम क्या देख रहे हैं कि आरएच माइनस, ये माइनस है, आरएच माइनस की उच्च आवृत्ति है। ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर हम एमएनएस, एक रक्त ग्रुप एमएनएस होता है, प्रजाति वर्गीकरण के आधार में हम आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया कि एमएनएस रक्त ग्रुप भी होता है। तो ये जो एमएनएस है, एमएनएस रक्त समूह की बात करें तो यहां पर एम तथा एन की समान आवृत्ति पाई जाती है। एम तथा एन की समान आवृत्ति पाई जाती है, यानी जितना एम उतना एन लगभग जो है बराबर होती है। परंतु अगर हम इधर मंगोलाइड में देखें, ये तो काकेसियाई था, मंगोलाइड में देखें तो एम की आवृत्ति अधिक होता है और वहीं निग्रोइड में देखें तो एन की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, यहां पर एन कम होता है, यहां पर एम कम होता है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर एक है चर्म रेखा शास्त्र। ये सब अनुवांशिकी आधार में यही सब बेसिकली हम देखते हैं। और रक्त के भी और कई वर्गीकरण आपको हमने पढ़ाया, जैसे पी प्रणाली, डफी प्रणाली, लूथरन एंड किट्स प्रणाली, डिगो प्रणाली। तो वो सब का विशेष चर्चा यहाँ नहीं करना है, हम लोग चर्म रेखा शास्त्र का एक कर देंगे। तो चर्म रेखा शास्त्र में देखिए ये फॉर्मूला होता है, जो हमारा हाथ का जो रेखा है ये इसी के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए 11, 9 और 7, ये 3 तरह का जो रेखा है 11, 9, 7 के फॉर्मूला के रूप में मौजूद होता है काकेसियाई में। वहीं अगर मंगोलाइड की बात करें तो मंगोलाइड में 9, 7 और 5 के सूत्र के रूप में मौजूद होता है। और अगर हम इधर बात करें आपका निग्रोकल्प का, तो निग्रोकल्प का 7, 5 के सूत्र के रूप में मौजूद होता है। तो ये है। और अंतिम पैरामीटर हम देखेंगे श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां जो हमारी पसीने वाली ग्रंथियां, जिससे पसीना निकलती है, तो इस पसीने ग्रंथियों को देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ कम होगा, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में रहते हैं, इनको पसीना कम निकलता है, तो काकेसाइड का कम होगा। और मंगोलाइड उतने गर्म प्रदेश में नहीं रहते हैं, तो इसका मध्यम होगा। और निग्रो जो कि गर्म प्रदेश अफ्रीका में निवास करते हैं, तो इसमें श्वेत ग्रंथियां अधिक होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भाई हमने ये देखा कि विश्व के प्रजातियों का इस तरह से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। विश्व प्रजातियों का तुलनात्मक विवरण, ठीक है। और इस विवरण में हमने सारांश के रूप में देखे तो आपको विश्व के मानव प्रजातियों को 3 भाग में हमने बांटा। पहला है काकेसियाई, मंगोलाव और निग्रोइड। आपको हम यह भी बता दें कि इसके भी अब इतना ही समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि हम एक और वर्गीकरण और दूसरे क्लास में दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे काकेसियाई के भी कई डिवीजन किए गए हैं। इस तरह से 10-12 डिवीजन है और मंगोलाव के भी 7-8 डिवीजन है और कुल मिला के 32-33 प्रकार के उप प्रजातियों में इसे इस तरह से बांटा गया है। तो परंतु सवाल जो पूछा गया है इसमें 2 चीज है कि भाई मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, विश्व के मानव जो जनसंख्या है उसका प्रजाति वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और उसके बीच जो शारीरिक रंग रूप है, आकार प्रकार और बनावट है, उसमें क्या अंतर है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सवाल पूछा जाता है। अगर ये पूछ दिया गया तो इस हमारे क्लास से अब पूरी तरह से
बहुत ही कम मेहनत में इसको आप लिख सकते हैं और टाइम भी इसमें कम लगेगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो जरूर लिखिएगा। थोड़ा सा एक नज़र देखने की जरूरत है, उसको एक बार जो है स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। इसको आप पूरी तरह से बढ़िया से आप लिख लेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। तो आइए एंथ्रोपोलॉजी के अगले टॉपिक के साथ, यहाँ हमारा प्रजाति का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया 4-5 क्लास में। अब एंथ्रोपोलॉजी के अगले टॉपिक के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।